व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के आखिरी चैप्टर पे और हमारा बिजनेस स्टडीज हो जाएगा समाप्त। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगा, माइक्रो काफी हद तक चल रहा है, हो चुका है, अकाउंटेंसी पीक पे आ गया है। तो अगले आने वाले 7-8 दिन और हमारे साथ साथ पढ़ाई कर लो अच्छे से और तुम एग्जाम में फोड़ दोगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों, और अपने आज के रिवीजन के साथ साथ सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज भी खत्म करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों, इंटरनल बिजनेस तो पढ़ लिया देश के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखते हैं देश के बाहर जब बिजनेस होता है, जब इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या फायदे हैं, वो सब यहां पे पढ़ने और खत्म आपका सिलेबस। आओ बच्चों, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। बहुत ही आसान, जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का क्या मतलब हुआ कि देश की सीमाओं के बाहर जब ऐसी चीजें हो रही होती हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में 3 पार्ट्स आते हैं: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब देश के बाहर माल बेचना, इंपोर्ट मतलब देश के बाहर से खरीदना, और एंट्री पोर्ट होता है एक देश से इंपोर्ट करो फिर उसको फर्दर एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? एंट्री पोर्ट। अब इंटरनेशनल बिजनेस में मेनली क्या होगा, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, 2 करेंसीज इन्वॉल्व होंगी। भाई मेरे देश में रुपया चलता है, किसी और देश में कुछ और करेंसी चल सकती है, तो करेंसीज भी 2 इन्वॉल्व हो जाती हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड है, इनमें क्या फर्क होता है। मीनिंग हो गया सबसे पहले तो देश के अंदर अंदर, देश के बाहर। उसके बाद कंट्रीज इन्वॉल्व, इसमें 1, इसमें 2। रिस्क ऑफ कोर्स इसमें कम होगा, अपने देश के अंदर अंदर है, ये देश के बाहर है तो रिस्क ज्यादा होगा। करेंसी यूज्ड, यहाँ पे एक ही करेंसी होती है, होम करेंसी, जैसे इंडिया में रुपया चलता है, यहाँ पे 2 करेंसीज होंगी। उसके बाद बच्चों प्रोसीजर इसके अंदर तो ऐसा कोई भी बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर काफी बड़े प्रोसीजर्स, काफी बड़ी फॉर्मेलिटीज चलती हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का टाइम हो चाहे वो इंपोर्ट का टाइम हो, दोनों ही पढ़ेंगे अब हम। मोड ऑफ पेमेंट, इनमें कैश, चेक चल सकता है। इसके अंदर यूजुअली बैंक्स के थ्रू या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होता है। उसके बाद लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेटा यहाँ पे तो देश के रूल्स चलेंगे बस, यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स चलेंगे। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे नॉर्मली देश के अंदर का ही ट्रांसपोर्ट यूज होता है, यहाँ पे मेनली शिप्स या एयरवेज यूज होगा। उसके बाद बेटा खर्चा, ऑफ कोर्स इसमें कम होगा, देश के अंदर अंदर करना है, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगी। इसके बाद बेटा फॉरेन रिजर्व्स, इसका फॉरेन रिजर्व्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसका हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे इंपैक्ट होता है। रिजर्व्स का मतलब होता है करेंसीज हमारे पास। भाई जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा उतनी बाहर से करेंसी आएगी, जितना ज्यादा इंपोर्ट करूंगा उतनी करेंसी मेरी बाहर जाएगी, तो फॉरेन रिजर्व्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है बेटा। कोई भी 6 पॉइंट आप याद रख सकते हो यहाँ पे। ओके, परफेक्ट हो गया। कैमरा ब्लर मार रहा है, कैमरा ब्लर क्यों मारता है, ऐसा मत किया कर भाई, बिल्कुल यहीं पे रुको रहो। चलो बढ़िया बढ़िया सर। अब आ रहा है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। ये तो मैंने आपको जो पीछे सब सिखाया ना, लगभग वही चीजें लिखी हुई हैं। देखो, सबसे पहले नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इंटरनेशनल बिजनेस में जो बायर्स एंड सेलर्स होंगे 2 अलग अलग नेशनैलिटी के होंगे, डोमेस्टिक में सेम होंगे। उसके बाद नेशनैलिटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स मतलब क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स। इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग नेशंस के होते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस में सेम नेशंस के होते हैं। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब होता है बच्चों मूवमेंट, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कितना इजीली मूव कर सकते हैं। तो जब देश के अंदर अंदर हो रहा होता है तो फिर मूवमेंट इजीली होता है, ज्यादा मूवमेंट होता है डोमेस्टिक के अंदर। इंटरनेशनल में बहुत मुश्किल होता है भाई, तुम्हें लेबर को यहां से विदेश लेके जाना है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का क्या मतलब होता है कि कस्टमर कैसे अलग अलग हैं। भाई हमारे देश के अंदर ऑल्दो देश बहुत बड़ा है, बट फिर भी एक नॉर्मल प्रेफरेंस, चाहे वो फूड का हो चाहे वो क्लोथ्स का हो, काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। बट जब आप अलग अलग देशों में करते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में करते हो, तो वो सिमिलर नहीं होता, सब अलग अलग होता है। एवरीथिंग इज हेट्रोजीनियस, सब अलग अलग देखने को मिलेगा। वो ये बोल रहा है कि ड्यू टू सोशो कल्चरल डिफरेंसेस, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, टेस्ट, फैशन, लैंग्वेज डिफरेंसेस, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द डिमांड पैटर्न इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक हो गया बेटा।
उसके बाद बिजनेस साइकिल एंड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें वो भी अलग अलग होती है। इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम बात करें तो बिजनेस साइकिल बहुत बड़ी होगी, है ना। बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है कि कब इन्फ्लेशन चल रहा है, कब बूम चल रहा है, कब रिसेशन चल रहा है। बिजनेस साइकिल बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूं कैसी होती है। देखो बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें बच्चों, ऐसी बिजनेस साइकिल होती है ना। तो ये देखो, ये होता है सबसे ऊपर बूम, कि जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये होता है रिसेशन, ये होता है डिप्रेशन, ये होता है रिकवरी। तो जो बिजनेस साइकिल होती है ये बिजनेस सिस्टम्स पे डिपेंड करती हैं। अब हर देश का अपना अलग अलग बिजनेस सिस्टम होता है। यूएस में रिसेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में भी रिसेशन होगा, यहाँ अलग अलग तरीके से चलता है। तो देखो यहाँ पे वही बोल रहा था कि जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा है इंटरनेशनल बिजनेस में एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, खर्चे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सब चीजें अलग अलग खर्चे के साथ भी आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। पॉलिटिकल सिस्टम बच्चों ये भी अलग अलग होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसका भी इंपैक्ट होता है बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर। कुछ गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करती है, कुछ गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट नहीं करती, तो ये भी अलग अलग होता है। बिजनेस रेगुलेशंस और पॉलिसीज ये भी अलग अलग होती हैं। डोमेस्टिक में तो सेम चलती है, इंटरनेशनल में अलग अलग होती है। करेंसी की बात करें वो भी अलग अलग होती है। सब हमने पढ़ लिया है बेटा डिफरेंस में। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं सर इंटरनेशनल बिजनेस के? सबसे पहले देश को क्या फायदा है? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जितना ज्यादा बाहर माल बेचेंगे उतना वहां की करेंसी आएगी। जितनी ज्यादा आपके पास फॉरेन करेंसी होती है उतना आप स्ट्रांग होते हो बेटा इंटरनेशनली। दूसरा, आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। भाई आपके रिसोर्सेज में हो सकता है आप अपने देश के लिए इतना प्रोडक्शन ना कर पा रहे हो जितना आपकी कैपेसिटी है, कि भाई सपोज मेरी मशीन 500 यूनिट्स बना सकती है, लेकिन मेरे देश में डिमांड ही 300 यूनिट्स की है, तो मैं बस 300 ही बनाऊंगा ना बच्चा। लेकिन जब मैं विदेश में भी बिजनेस करता हूँ, बाहर से भी डिमांड आती होगी, तो क्या मैं अपनी मशीन की प्रॉपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा? 500 की कैपेसिटी है तो 500 बनवा पाऊंगा, तो बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ग्रोथ देखने को मिलती है जब आप इंटरनेशनली जाते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप क्रिएट करते हो। उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। बड़ा बिजनेस, मोर इनकम, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सीधी सीधी सी बात देखो, बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल ना होता वर्ल्ड कमोडिटी के लिए एक दूसरे के गुड्स यूज करने की। अभी सब कुछ ओपन है, इंटरनेशनल बिजनेस चलता है, तो हम विदेशों के भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, तो काफी ज्यादा बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चलना। इसके बाद फर्म्स को क्या क्या फायदे हैं? हायर प्रॉफिट्स, ज्यादा मोटा पैसा बना सकते हैं। अपने देश में कई बार प्राइसेस अच्छे नहीं मिलते, लेकिन विदेश में अच्छे प्राइस मिल जाते हैं उसी चीज के। इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये तो ऑफ कोर्स है ही, कि आपकी कैपेसिटी बेटर वे में आप यूटिलाइज कर पाओगे। सपोज मैं अपने देश में सिर्फ 4 घंटे पढ़ा पाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी मिल गए तो अब मैं 7-8 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छी हो रही है। उसके बाद कंपटीशन से बच जाते हो। कई बार अपने देश में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, खतरनाक कंपटीशन होता है, पैसे पैसे पे लड़ाई हो रही होती है। आप इंटरनेशनल चले जाओ, उस कंपटीशन से बच जाओगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं आपको, हायर ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। देन बिजनेस विजन आपका बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, टेक्निकल एडवांटेजेस, यानी टेक्नोलॉजी अच्छी, स्ट्रैटेजी अच्छी, ज्यादा कस्टमर्स, तो आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है बेटा, बढ़िया सर। इसके बाद बेटा आप इंटरनेशनल कैसे जा सकते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जा सकते हो। सिंपल, भाई देश का माल बाहर बेचना शुरू कर दो, एक्सपोर्ट, वहां से खरीदने लग जाओ, इंपोर्ट। राइट, अब एक्सपोर्ट क्या होता है? सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री, जो हमारे यहाँ बनी है, उनको बाहर बेचना। सेलर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर। बायर को हम बोलते हैं इंपोर्टर। वेरी सिंपल बेटा। ठीक है, अब आया हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसीजर। सर अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेटा 17 पॉइंट्स हैं, आपको सारे याद करने पड़ेंगे और आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें मेमोरी टेक्निक भी बता दूंगा, तुम मस्त याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आता है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। देखो जो एक्सपोर्टर है ना, सबसे पहले उसके पास इंक्वायरी आती है। भाई जिसने माल खरीदना है वो फोन करेगा ना एक्सपोर्टर को कि भैया मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे डिटेल दो, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। और जब हम उसका जवाब देते हैं कि ये लो, ये सामान है, इतने रुपए का है, इस क्वालिटी में है, इतने यूनिट मिल जाएंगे, इतना टाइम लगेगा बनाने में, व्हाटएवर जो भी आपने जवाब दिया उसको बोलते हैं कोटेशन। तो सबसे पहले क्या होगा? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, सेंडिंग कोटेशन। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आएगा।
ऑर्डर को ही हम इंडेंट भी बोलते हैं। तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, जब इंपोर्टर जो होगा वो सेटिस्फाई होगा इस कोटेशन से, फिर वो हमको क्या देगा, हमको वो ऑर्डर देगा या फिर इंडेंट देगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, क्या किसी भी कस्टमर को, किसी भी एक्सपोर्टर को, वो विदेश में रहता है, उसको ऐसे ही माल बनाना शुरू कर दूं या पहले ये चेक करूं भाई ये पैसे वैसे भी देगा, क्या ये वर्दी भी है? तो हम तीसरे पॉइंट में क्या चेक करते हैं, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि क्या इसको सच में माल बेचना भी चाहिए, ये पैसा भी देगा। और फिर हम गारंटी लेते हैं उससे पेमेंट की। सर गारंटी कैसे लेते हैं? हम इंपोर्टर को बोलते हैं भैया अपने बैंक के पास जाओ और उससे एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा के लाओ। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जहां पे बैंक गारंटी करता है कि चिंता मत करो, ये चिंटू को माल बेच दो, एक्सपोर्ट कर दो, चिंटू पैसे दे देगा, नहीं देगा तो हम बैठे हैं, हम देंगे। ये क्या करा हमने? गारंटी ले ली। दिस इज सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। और वो गारंटी कौन से डॉक्यूमेंट से आती है? लेटर ऑफ क्रेडिट से। 3 पॉइंट समझ गए? सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, सेंडिंग कोटेशन, फिर ऑर्डर आना, फिर उसकी वर्दीनेस चेक करो, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस लो। बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, कई गुड्स के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस लेने पड़ते हैं। कई बार जनरल लाइसेंस भी आपका काम कर जाता है, जैसे आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आप अपना लाइसेंस तैयार करो। तो चौथा क्या है? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, उसके साथ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ईसीजीसी के साथ भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म्स अच्छे से याद करनी है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है बेटा, तो चौथे नंबर पे आपको क्या करना है? आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है, ओके चलो सर, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, सेंडिंग कोटेशन हो गया, ऑर्डर इंडेंट आ गया, इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस देख ली, गारंटी सिक्योर कर ली, लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस लेने के बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस ऑब्टेन करो। प्री शिपमेंट फाइनेंस का क्या मतलब होता है कि मैं अब अपने बैंक को बोलता हूं, ठीक है, कि भैया मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है, मेरा पैसा कुछ टाइम बाद आ जाएगा, कुछ टाइम के लिए मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं, ताकि मैं गुड्स का जनरेशन कर पाऊं, ताकि मैं अच्छे से प्रोड्यूस कर पाऊं। तो बैंक से मैं पैसा अरेंज करने की कोशिश करता हूं, उसको बोलता हूं प्री शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, जब पैसा आ जाएगा फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके। अब सामान का जब प्रोडक्शन हो जाएगा, सामान बन रहा होगा या बन जाएगा, तो फिर उसका इंस्पेक्शन होता है। देखो हमारे देश से कोई भी चीज बाहर जाती है तो हमारे देश का नाम जुड़ा होता है कि इंडिया से गया, तो उसका इंस्पेक्शन होता है, उसकी चेकिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है कि क्या ये सामान ठीक भी है। उसको क्या बोलते हैं? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब वो कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो कंसाइनमेंट वाइज मतलब जो जो आप पैक करके दे रहे हो उसका इंस्पेक्शन होगा, जब बन रहा है तब क्वालिटी कंट्रोल होगा, और आप खुद भी सर्टिफाई करते हो कि मैं कोई भी गलत चीज नहीं भेजूंगा, चिंता मत करो, नहीं तो मुझे पकड़ लेना। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बच्चों हमें जीएसटी क्लियरेंस करना पड़ेगा। जीएसटी क्लियरेंस का क्या मतलब होता है? जीएसटी पहले कस्टम क्लियरेंस होता था, आजकल जीएसटी क्लियरेंस लिख देते हैं हम। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस नीचे मूव हो गया, पहले जीएसटी क्लियरेंस करना पड़ता है। ओके, यानी कि आपको टैक्सेस वगैरह जो हैं वो अपने सारे के सारे भर के रखने हैं, तभी आप माल एक्सपोर्ट कर पाओगे। मेमोरी टेक्निक लिखो जल्दी से, राव पे और पेक उप्स। सर ये क्या है? राव पे और पेक उप्स। बच्चों ये मेमोरी टेक्निक है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, प्री शिपमेंट्स फाइन, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, उसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, उसके बाद फिर यहां पे पहले एक्साइज क्लियरेंस होता था बच्चों। एक्साइज क्लियरेंस का मतलब है हम एक्साइज ड्यूटी भरते थे, आजकल एक्साइज नहीं होता, आजकल जीएसटी होता है। ये वो टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, तो आजकल हम जीएसटी क्लियरेंस लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ऑब्टेन करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है बच्चों? जैसे कुछ देशों के बीच में ना आपस में हेल्दी रिलेशंस होते हैं, जैसे सपोज हम लेट सपोज रशिया को कोई सामान भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम रशिया को अगर कोई सामान भेज रहे हैं और रशिया हमारा फ्रेंड है, तो वो हमें बहुत सारे डिस्काउंट्स देगा, मतलब वो हमारे पे बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे उनके साथ अच्छे हेल्दी रिलेशंस है। तो हमें उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये देश, ये जो सामान है ये इंडिया से आ रहा है, ये इंडिया देश से आ रहा है, तो उसके लिए ये बताना पड़ेगा गुड्स कहां पे बने हैं, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो प्रूव करे कि सामान कहां पे बना है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रेडी करो,
उसके बाद क्या करना है, रिजर्वेशन करो शिपिंग स्पेस का। भाई जिस शिप से माल जाएगा वो शिप की स्पेस बुक करो, जैसे रेलवे टिकट बुक करते हो, आपको कहीं जाना होता है तो गुड्स के लिए शिपिंग स्पेस बुक करनी पड़ती है। तो एक्साइज क्लियरेंस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस हो गया, बस फिर क्या, फिर तो पैकिंग करो, सामान को पैक करो और फॉरवर्डिंग की तैयारी करो। फॉरवर्डिंग का मतलब पोर्ट तक पहुंचाने की तैयारी करो। उसके बाद बच्चों हम इंश्योरेंस करा लेते हैं गुड्स का। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं भाई, रास्ते में डैमेज हो गए, खो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा तो घाटा हो जाएगा, हमने तो वैसे भी बैंक से पैसा अरेंज किया हुआ है, तो हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, कुछ भी नुकसान हुआ तो कंपनी हमको दे देगी। उसके बाद फिर कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है बच्चों। कस्टम क्लियरेंस क्या होता है, हमको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, यानी कि जब भी हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं या वहां से इंपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, ठीक है, टैक्सेस भरने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस होगा। उसके बाद फिर हम मेट्स रिसिप्ट, जैसे ही हमारा माल शिप पे चढ़ जाएगा तो हम कैप्टन को बोलेंगे कि भैया आपके पास माल रिसीव हो गया, हमें मेट्स रिसिप्ट दे दो। तो मेट रिसिप्ट बेसिकली कैप्टन ऑफ द शिप हमको प्रोवाइड करता है कि ठीक है आपका जो माल है, जो कार्गो है वो आ गया है, ऑन बोर्ड हो गया है, ठीक है। मेट रिसिप्ट के बाद बस हम पेमेंट करते हैं फ्रेट की, इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस नहीं होता, ये इशुएंस है, इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। हम फ्रेट पे करेंगे, भाड़ा भरेंगे जैसे ही, तो हमको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, प्रूव होता है कि हाँ हमने फ्रेट वगैरह पे कर दिया है। उसके बाद बस फिर बिल बनता है माल का, ठीक है, इनवॉइस बनता है। ये जो इनवॉइस है हम ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देते हैं, सीएनएफ एजेंट को दे देते हैं, जो भी हमारा माल क्लियर कराएगा, और फिर बेसिकली वो पेमेंट हमें एक्वायर करके दे देगा, ठीक है। इंपोर्टर को माल तभी दिया जाएगा जब वो हमारा पेमेंट क्लियर करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिक्योरिंग पेमेंट। तो देखो 17 पॉइंट है बच्चों, सारे के सारे मैंने आपको बताए। ये मेमोरी टेक्निक याद रखना, इसी से आपको याद होगा, और ये आगे पीछे नहीं कर सकते, ये इसी ऑर्डर में आपको तैयार करने हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक्सपोर्ट प्रोसीजर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बढ़िया सर। अब मुझे बताओ इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब जब हम बाहर से माल खरीदते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। अब इंपोर्ट प्रोसीजर बच्चों बिल्कुल उसका उल्टा है। भाई एक एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, एक इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इसका मेमोरी टेक्निक है टीपीओ पोर रैक, टीपीओ पोर रैक, टीपीओ पोर रैक, ठीक है। अब सबसे पहले टीपीओ क्या है, नंबर 1 ट्रेड इंक्वायरी। देखो आपको इंक्वायरी भेजनी पड़ेगी, वहां हमने क्या कहा था, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, है ना। ये इंक्वायरी पहले भेजेगा, अब ये इंपोर्टर है तो पहले इसको जो भी माल चाहिए ये इंक्वायरी भेजेगा, ठीक है। इंक्वायरी भेजने के बाद फिर ये अपना लाइसेंस लेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ कौन सा लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, इंपोर्टर को इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ये यूएस है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपने पूरा देख लिया। ये यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट प्रोसीजर आप पढ़ रहे हो, इंपोर्ट प्रोसीजर बच्चों आप पढ़ रहे हो, है ना। अब इंपोर्ट प्रोसीजर में बच्चों होता क्या है, सबसे पहले आपने इंक्वायरी भेजी, फिर आपने लाइसेंस ले लिया। अब आपको पेमेंट किस में करना है, रुपए में करना है, इंडिया में डॉलर थोड़ी ना चलेगा, तो पहले इसको रुपया अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा फॉरेन एक्सचेंज। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फिलहाल क्या हो गया, रुपया हो गया, ठीक है। फिर जब सब कुछ ओके लगेगा फिर ये ऑर्डर प्लेस कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा कि हाँ भैया ठीक है, हम आपकी कोटेशन से सेटिस्फाइड है, हमने लाइसेंस भी ले लिया है, हमारे पास पैसा भी अरेंज हो गया है, अब हम सिंपल आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार कराएगा, जो उसने लेटर ऑफ क्रेडिट मांगा था ना कि अपने बैंक से लिखवा के लाओ, वहां पे जो असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस वाला पॉइंट था, अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक से तैयार करवाएगा। उसके बाद फिर फाइनेंस अरेंज करेगा, चाहे वो कहीं से भी करे, बैंक से करे या कहीं से भी करे, पैसा अरेंज करेगा। पैसा अरेंज करने के बाद इसके पास रिसिप्ट आएगी शिपमेंट की, ठीक है। रिसिप्ट आने का मतलब है कि आपके पास जो माल है वो शिप पे चढ़ गया है, अब आपको सिर्फ रिसीव करना है पेमेंट करके, है ना। अब ये सारे के सारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा। रिटायरमेंट का मतलब होता है प्रेपरेशन या रेडी करना, किस चीज का, जितने भी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितने भी ड्यूटीज आपको भरनी है, जितने भी रिसिप्ट्स आपकी लगेंगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। माल आ जाएगा, पोर्ट पे माल आ जाएगा आपके पास, अराइवल ऑफ गुड्स। और अराइवल के बाद आप क्या करोगे, अराइवल के बाद बच्चों आप जितने भी कस्टम ड्यूटीज हैं जो आपको भरनी है, इसको एक्सपोर्ट ड्यूटीज भरनी है, इसको इंपोर्ट ड्यूटीज भरनी है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटीज भर के
और पेमेंट करके फाइनल माल इसको रिसीव हो जाएगा। ये पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर होता है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। डन, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस का मतलब बिल, ठीक है। इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द गुड सप्लाई बाय द एक्सपोर्टर, कि एक्सपोर्टर क्या भेज रहा है ना। इसके अंदर नेम ऑफ द बायर, क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डेट ऑफ सेलिंग, कब माल निकल रहा है, पैकिंग कब हुई है, ये सारी की सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट बेसिकली क्यों बनाई जाती है कि किस दिन पैक हुआ है, उसकी क्वालिटी जस्टिफाई करने के लिए। डेट ऑफ पैकिंग, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, शिप में किस दिन माल चढ़ा, कौन सी शिप से जा रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स। डिटेल ऑफ शिपिंग, डेट ऑफ सेलिंग, डिटेल ऑफ गुड्स, ठीक है। तीसरा बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, कि हाँ ठीक है भाई, शिपिंग कंपनी ये बता रही होती है कि हमारे पास गुड्स रिसीव हो गए हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स। टाइटल ऑफ द गुड्स का क्या मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन इस माल का ऑनर होगा, ठीक है। जिसके पास माल होगा वो ऑनर हो जाएगा। द बिल ऑफ लेडिंग गिव्स द ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु इज होल्डिंग इट, जिसके पास माल है वो ऑनर बन जाएगा। और उसके साथ साथ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। अफ्रेटमेंट का मतलब होता है कि भाड़ा, जो फ्रेट है वो पेमेंट हो गया है तभी माल चढ़ा है शिप पे। बिल ऑफ लेडिंग कंटेन द डिटेल अबाउट द पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, वेदर फ्रेट विल बी पेड बाय एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। ठीक हो गया बेटा, तो बिल ऑफ लेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है बच्चों, ये इंपोर्टर तैयार करता है। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इन्वर्टर व्हेन ही गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट। जब उसको पता चल जाता है कि गुड्स आ गए हैं तब वो बिल ऑफ एंट्री तैयार करता है, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री कितने प्रकार की होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। अगर वो कस्टम पे कर रहा है, उसके पास माल आ गया है, तो होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री भरेगा। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। बिल ऑफ एंट्री कब बना, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग कब बनती है, जब सामने वाला इंपोर्ट ड्यूटी अभी नहीं भर पाया, तो वो एयरपोर्ट पे ही माल पड़ा रहेगा। जो एयरपोर्ट पे माल पड़ा रहेगा वहां पे बिल ऑफ एंट्री बनेगी वेयर हाउसिंग की। उसके बाद होता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ये कब बनती है, जब उसको डिलीवरी चाहिए होती है उस वेयर हाउस से, ठीक है। मतलब सपोज 10 दिन तक वो पेमेंट, जब अगर वो इमीडिएटली पे कर दे इंपोर्ट ड्यूटी तो माल इमीडिएटली मिल जाएगा, तब ये बिल ऑफ एंट्री बनेगी। इमीडिएटली ना भर पाए तो वेयर हाउस की बिल ऑफ एंट्री बनेगी। और वो जब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ड्यूटी भर के वेयर हाउस से माल निकाल लेगा, फिर ये बनेगी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है बच्चों, परफेक्ट। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में कौन कौन से हमारे पास टर्म्स यूज होती हैं। सबसे पहले आता है फ्री ऑन बोर्ड। ये बोरार्ड नहीं है, बोर्ड है, ये नालायक कुछ भी टाइप कर देते हैं, इनकी सैलरी काटूंगा इस बार। फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है बच्चों, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि सब कुछ एक्सपोर्टर झेलेगा, ठीक है। देखो, अंडर द फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट द एक्सपोर्टर इज लाइबल एंड बियर द रिस्क टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन टू द शिप, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी, जब वो शिप पे एक बार चढ़ गया तो फिर बेसिकली इंपोर्टर का रिस्क हो जाता है, ओके। कॉस्ट एंड फ्रेट, सीएनएफ। सीएनएफ क्या होता है, द कॉस्ट एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्टर आर एक्सपेक्टेड टू पे द कॉस्ट एंड फ्रेट। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है, जो इंडिया वाले हैं, उनसे उम्मीद करी जाती है कि आप पे करो कॉस्ट और फ्रेट, ताकि गुड्स जो है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक आ सके। उसके बाद फिर इंपोर्टर का हो जाता है, राइट। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये भी सेम है, इसके अंदर इंश्योरेंस और आ जाता है, बाकी तो सेम है, ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया 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 सर। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सक्सेसर है गैट का। पहले क्या होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता था, यानी जहां पे कुछ कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती थी और बोलती थी कि हम खुल के व्यापार करेंगे, खुल के ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली फ्री ट्रेड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करा गया, जिसको क्या बोला जाता है हम लोग,
जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी एक सेकंड फेज आ गया इसका, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया भी एक मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑर्गेनाइजेशन बना है ताकि फ्री ट्रेड हो सके, देशों के बीच में अच्छे से खुलेआम ट्रेड हो सके, किसी प्रकार का कोई बैरियर ना हो, और अगर कोई बैरियर है तो उसको हटाने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। देखो बोल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन which deals with the rules and regulations of trade between different nations। 1 जनवरी 1995 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसका नेचर क्या है? इट डील्स विद ट्रेड बिटवीन नेशंस, ठीक है। इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। इसका पर्पज है लिबरलाइजिंग ट्रेड। लिबरलाइजिंग का मतलब होता है सिंपल करना, रूल्स रेगुलेशंस को कम करना, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको खत्म करने की कोशिश करता है। और इसका मेन फंक्शन है इंश्योर करना कि ट्रेड स्मूथ चल रहा है, ठीक है, स्मूथ ट्रेड चलाने का काम होता है इसका। उसके बाद बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स वही है कि इंटरनेशनल पीस बना रहे। इंटरनेशनल पीस मतलब कोई लड़ाई झगड़ा किसी देश में ना हो। उसके बाद डिस्प्यूट सॉल्व कराना, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड ईजी करना, देन इकोनॉमिक ग्रोथ कराना अलग अलग कंट्रीज का, और फ्री ट्रेड कराना। फ्री ट्रेड का मतलब ट्रेड बेहतर होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, देशों में अच्छे से ग्रोथ होगी, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा WTO के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है WTO, ठीक है। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये चैप्टर भी खत्म और आपका सिलेबस भी खत्म बच्चों। इसी तरीके से बस आपको पढ़ते रहना है, खूब आगे बढ़ना है और फोड़ना है, ठीक है। मैं आपको मिलता हूं अकाउंटेंसी में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।